आदमी डेली प्याज का कंजम्पशन करता है तो पूरे साल में ये प्याज लगने वाला है। और इसमें एक एक जो चीज़ अभी मैं बात करने वाला हूँ वही अगर किसान करता है तो हर एक किसान 25 टन पर एकड़ निकाल सकता है। तो आपका जो भी फर्टिलाइजर है यहाँ से नीचे पूरे मिट्टी में घुलना चाहिए। जी राइट। सबसे अहम जो है कि प्याज में वैरायटी कौन सी लगानी चाहिए, बेस्ट कौन सी है? और जब शॉर्टेज होता है ना तो बहुत सारे किसान वहीं पे फंस जाते हैं कि किसी भी कंपनी का उठा के डाल देते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। संतोष जी, अगर कोई किसान है तो उसको एक क्रॉप के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इसके अंदर सीड आ जाता है, अभी ये पूरा मैच्योर्ड नहीं हुआ है। दोस्तों, हमने 4 साल से प्याज के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज ऐसी वीडियो बनाएंगे, पूरा प्याज का चिट्टा खोलने वाले हैं। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं, बीटी गोरे जी है। नमस्कार सर। नमस्ते संतोष जी। पहले तो मैं इनके बारे में जितना कहूँ उतना कम ही है दोस्तों, क्योंकि इनको जो है डालिम रत्न, अनार रत्न इनको कहा जाता है, क्योंकि अनार में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके साथ साथ ये जो है अलग अलग फसलें भी लेते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। यहाँ पे ये फार्म देख सकते हैं, पूरा का पूरा काफ़ी एरिया में यहाँ पे प्याज जो है, कितना एकड़ का प्याज है सर यहाँ पे? अभी 4 एकड़ का है। 4 एकड़ का यहाँ पे प्याज है। प्याज के ऊपर भी काफ़ी सारा इनका रिसर्च चल रहा है और हो भी गया है काफ़ी सारा रिसर्च। तो आज हम डिटेल में एक एक बारीकियाँ हम दोस्तों प्याज के बारे में लेने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। पहला मेरा ये सवाल है कि प्याज के बारे में हमारे महाराष्ट्र और इंडिया का क्या स्थिति है अभी, उसके बारे में एक जनरल व्यू दीजिए। ओके। संतोष जी, ये जो प्याज है ये सब किसानों के लिए बहुत ही अच्छा क्रॉप है। जो 1 रुपया अगर इन्वेस्ट करेगा तो उसको 3 रुपये मिनिमम मिलते हैं अगर प्याज की खेती कोई किसान करता है अच्छी तरीके से। तो इतना श्योर शॉट पैसे देने वाला अगर कोई क्रॉप है तो वो प्याज है। अच्छा। एक सेकेंड, अभी सिर्फ महाराष्ट्र में प्याज नहीं रहा है तो राजस्थान में, गुजरात में, आंध्रा में, कर्नाटका में सब दूर अभी प्याज की खेती बढ़ रही है। हर एक आदमी डेली प्याज का कंजम्पशन करता है तो पूरे साल में ये प्याज लगने वाला है। अपने इंडिया में अराउंड जितना भी प्याज तैयार होता है उसमें से 1 करोड़ टन प्याज सरप्लस रहता है। उतना एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी अपनी इंडिया की प्याज का जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें होती है। डेली अराउंड एक 50,000 मेट्रिक टन प्याज ऑल ओवर इंडिया में कंज्यूम होता है। और जब डिमांड कम हो जाती है तभी रेट डाउन हो जाते हैं। जब कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, ओले गिर गए या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और कुछ एरिया में खरीफ का अगर प्याज अच्छी तरह से नहीं आता है तो ही इसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अदरवाइज स्टेबल पैसे देने वाला एक क्रॉप किसानों के लिए है। दोस्तों, ये तो हो गया ओवरव्यू, लेकिन सबसे अहम जो बात क्या होती है कि प्याज को लगाना, उसको ग्रो करना, उसके बाद उसको मार्केट तक ले जाना, हर एक चीज़ हम देखने वाले हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। सबसे पहला जो अहम है, भारत में इस प्याज को कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं? हाँ, जहाँ पे भी आपके पास ड्राई कंडीशन है और मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन है, क्योंकि ये बल्ब क्रॉप है, ये मिट्टी में ग्रो होता है। जी, जैसे कि यहाँ पे नीचे ग्रो हो रहा है अभी। तो अभी ये अगर अपन देखते हैं कितने महीने का प्याज है ये अभी 60 दिन का कंप्लीट हुआ है। अच्छा। ये प्याज अभी 60 दिन में इतना बन गया। अभी ये जो इसका गर्थ है, मोटाई, इसी से ये बड़ा हो जाएगा। ओके। राजस्थान में हो सकता है, गुजरात में हो सकता है, महाराष्ट्र में हो सकता है, आंध्रा में हो सकता है, तेलंगाना में हो सकता है, कर्नाटका में हो सकता है। उसके बाद क्लाइमेट कंडीशन कैसी रहनी चाहिए? 3 सीजन होते हैं उसके। एक खरीफ सीजन होता है जो कि बरसात का। तो उसमें जो वैरायटीज लगती है वो 3 महीने में हार्वेस्टिंग को आ जाती है। उसके बाद रांगड़ा जिसे बोलते हैं वो 3.5 महीने में हार्वेस्ट होता है। और इसको रबी या समर का भी बोलते हैं। इसका दिसंबर एंड जनवरी में ट्रांसप्लांटिंग होता है और अप्रैल मई में हार्वेस्टिंग हो जाता है। अच्छा, मतलब प्याज के जो है साल में 3 बार सीजन होते हैं। 3 बार ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। और इसके लिए जमीन, सॉइल कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, मतलब पानी पकड़ने वाली नहीं चाहिए। जैसे कि आपकी भी है, मतलब एकदम मतलब निचरा होता है इसमें, पानी नहीं हाथ पकड़ता से है। ये आपका थोड़ा पूरा भी का पूरा इसमें ये जो मिट्टी है, इस प्रकार की मिट्टी चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी में रहने वाला है। ज्यादा पानी पकड़ने वाली मिट्टी तो ये सड़ जाएगा जी। और रूट डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल पोरोसिटी अच्छी होनी चाहिए। जी जी, इसका भी रूट बहुत ही बढ़िया ग्रो किया, एकदम वाइट रूट्स कर रहे हैं अच्छे। यस। और पीएच वगैरह क्या रहना चाहिए? हाँ,
तो 7.5 pH की अगर मिट्टी है और जिसका EC 1 के अंदर है, उसमें प्याज की खेती बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अब लैंड प्रिपरेशन ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हमारे फार्मर्स जो है जमीन की पूर्व मशागत, जिसको हम मराठी में बोलते हैं, हाँ, हाँ। वो करने में पीछे रह जाते हो, और वही मेन जड़ है मुझे लगता है कभी कभी। उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना, प्याज की खेती अगर 100% प्रॉफिटेबल आपको करनी है, और आपको अभी लास्ट ईयर मैंने 20 टन निकाला था, 20 टन पर एकड़ में, पर एकड़ में बहुत बड़ा। इस बार अभी 25 टन का प्लानिंग ये है। और इसमें एक एक जो चीज़ अभी मैं बात करने वाला हूँ, वही अगर किसान करता है तो हर एक किसान 25 टन पर एकड़ निकाल सकता है। ग्रेट। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जमीन में ग्रो होने वाला है, तो मिट्टी आपकी जितनी लूज रहेगी, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, और केमिकल फर्टिलाइजर एक ही जगह पे नहीं डालना चाहिए, पूरे मिट्टी में होना चाहिए। अच्छा। जैसे कि अभी यहाँ से ये अंदर था, अभी अगर अपन देखेंगे तो 4 इंच तो अभी दिख रहा है, 4 इंच तो आराम से हो गया है। तो लेकिन इसके नीचे भी इसकी जड़ें थी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लैंड प्रिपरेशन में जो भी ऑर्गेनिक मैन्योर, मतलब गोबर खाद होगा, मिंगनी खाद होगा, देन आपका नीम केक होगा, ये और केमिकल फर्टिलाइजर जिसमें NPK होते हैं, इसमें सिलिकॉन एक अच्छा चलता है, सिलिकॉन से भी अच्छी क्वालिटी मिलती है। तो सिलिकॉन ये सब आपको पहले डाल देना है खेत में, पूरे खेत में डाल देना, ब्रॉडकास्ट कर देना, फेंक देना 1 एकड़ में। हाँ, और फिर उसको रोटावेटर से मिक्स करके इतना पूरा का पूरा, इतनी जो डेप्थ है ना, इतने डेप्थ में एक एक जगह पे एक एक ग्रेन्यूल जाना चाहिए, मतलब मिक्स होना चाहिए, पूरा मिक्स होना चाहिए। जमीन भुरभुरा जब हो रही है हमारी रोटर से करते समय, मिक्स होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, मुझे ये डालना है, इस कंपनी का डालना है, ये वो क्या डालते हो, इससे अच्छा है कि आप कैसे डालते हो। देखिए ना, ये यहाँ तक आपका प्याज है, ये तो आपका कोई भी फर्टिलाइजर लेने वाला नहीं है। नहीं, जहाँ लेगा ये मेन ये जड़ें लेंगे, और जड़ों से भी वो जो टिप होते हैं वो ज्यादा लेते हैं। तो आपका जो भी फर्टिलाइजर है यहाँ से नीचे पूरे मिट्टी में घुलना चाहिए जी, राइट। और लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं और तुरंत सीडलिंग लाते हैं और वहीं पे लगा देते हैं। सब फर्टिलाइजर ऊपर रहता है और उसकी जड़ें नीचे चले जाते हैं, खर्चा भी हो गया और यील्ड भी नहीं आया। इसलिए मिट्टी का प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेड इसका 4.5 फीट के हिसाब से बना है कि प्लेन में बना है, वो थोड़ा बताइए। नहीं, अभी क्या है कि ये जो बीच का डिस्टेंस है, ये हाँ 1.5 फीट का डिस्टेंस है, जो खाली स्प्रे करने के लिए, यहाँ पे स्प्रे करने के लिए चलना है आपको, या एरेशन के लिए रखना है। फिर ये 4.5 फीट का है, ये पूरा 4.5 फीट का, यहाँ से लेके यहाँ तक है ये। ओके। और उसके अंदर 2 लैटरल डाली हुई है, जैसे कि ये जो 2 लैटरल दिख रही है, यहाँ पे है और एक यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन। और ये भी मिनिमम डिस्चार्ज वाली 2 लीटर पर घंटा पानी देने वाले ड्रिपर है। चलिए, ताकि धीरे धीरे पानी पड़ेगा और वो स्प्रेड हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, मतलब धीरे धीरे वो पानी स्प्रेड होता रहेगा। पानी कैसा चाहिए इसके लिए? देखिए, जब ड्रिप करता है ना कोई भी किसान, उसकी एक मेंटेलिटी होती है, क्या जाके वॉल चालू कर देने का है और अच्छी तरह से पानी पिलाने का है। प्याज को पानी बहुत कम लगता है। अभी ये 60 दिन का क्रॉप है। जब मैंने ट्रांसप्लांटिंग किया उसके बाद एक बार पानी दिया था और उसके बाद 3 पानी दिया सिर्फ। 60 दिन में केवल 60 दिन में पहला छोड़ के 3, मतलब टोटल 4 पानी गए हैं। बाकी सब किसान क्या करते हैं, पानी के ऊपर पानी, पानी के ऊपर पानी। एक तो जो भी न्यूट्रिएंट देते हैं वो लीच आउट कर देते हैं, और ये मैंने पहले ही बोला कि इसको सिर्फ नमी चाहिए, इसको पानी में नहीं डुबो के रखना है, सड़ जाएगा ये। सही बात कह रहे हैं। तो जितना आप पानी कम देंगे उतना उसकी रूट्स जो है ग्रोथ करेंगे और अंदर जाके और वहां से न्यूट्रिशन ले लेंगे। और फिर आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, ये ऐसा डंडा लंबा हो जाता है, फिर इसकी गर्द नहीं मिलेगी आपको, न्यूट्रिशन। तो ये मोटा ही होना चाहिए, गर्द इसकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके। तो पानी कम लगता है। जो भी किसान, मैं सबको आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप ज्यादा पानी देते हो तो पानी दे दे के आपने इसके ऊपर फंगल अटैक बढ़ाया है, ये मैं सीधा आपको बोलता हूँ। पानी कम करिए, आपके फंजीसाइड की कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगी। आप क्या रिकमेंड करते हैं, ड्रिप इरिगेशन करते हैं कि मतलब फ्लड से करते हैं? नहीं, देखो, पानी अपने पास कम हो गया है और पानी के अंदर सॉल्ट बढ़ रहे हैं, तो जितना आप कम पानी देंगे उतना आपकी मिट्टी अच्छी रहेगी। और कम पानी देना है तो आपको ड्रिप पे ही जाना पड़ेगा। ड्रिप से ही दे, आपका ड्रिप से। और 25 टन एक एकड़ का आप फ्लड से नहीं निकाल सकते। और जो मल्चिंग बोलते हैं लोग, मल्चिंग बिछाना, उसका कोई मैटर नहीं है? नहीं है। मल्चिंग अगर आपके पास लेबर है, और लेबर अगर लगाने के लिए ऐसा अगर 10,000 रुपए पर एकड़ का कॉस्ट आता है, मल्चिंग के ऊपर आपको 15,000 रुपए आता है। लेकिन मल्चिंग से आपका वीडीसाइड एप्लीकेशन नहीं रहेगा, जो भी खरपतवार आते हैं वो खरपतवार निकालने की कॉस्ट नहीं रहेगी, और मल्चिंग के अंदर रूट डेवलपमेंट और अच्छी होती है और इसकी साइज अच्छी होती है।
जी अंदर मतलब हीट एक बनी रहती है, हाँ, मेंटेन हाँ। रहती है, मॉइस्चर अच्छा रहता मल्चिंग के है। ऊपर करना किया तो अच्छा ही रहेगा। ओके, तो सबसे अहम जो है कि प्याज में वैरायटीज, हाँ, वैरायटी कौन सी लगानी चाहिए, बेस्ट कौन सी है? अभी समर का जो स्टोर करने वाला जो प्याज है, इसमें पूना फुरसुंगी करके एक लोकल वैरायटी पूना की, ये कोई रिकमेंडेड वैरायटी, मतलब गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन में ये वैरायटी नहीं है। बाकी सब जो भीमा नाम से वैरायटीज आती है वो रिकमेंडेड है, लेकिन किसी फार्मर ने उसी वैरायटी को ग्रो किया, उसी से सीड्स बनाया और पूना के ही है तो पूना फुरसुंगी नाम दे दिया पूना और वो फुरसुंगी। पॉपुलर हो गई। अच्छा, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में आपको पूना फुरसुंगी वैरायटी कहाँ पे कहीं भी नहीं, नहीं मिलेगी, वही लेकिन पूना फुरसुंगी आपने लास्ट ईयर यस लिस्ट निकाली है। यस यस यही वैरायटी। और ये वैरायटी का ऐसा है कि एक गेरुआ कलर होता है, बिल्कुल लाल भी नहीं होता है और सफेद भी नहीं होता है, गेरुआ कलर होता है। अभी इसमें नहीं आया होगा ना? नहीं अभी नहीं आएगा इसमें, जब आपका पूरा बनेगा तब बॉल पूरा बन जाएगा यस तो यस उसके तब बाद आएगा। आएगा। और मैं तो अभी वैरायटी की बात आपने किया, वैरायटी तो ठीक है, लेकिन सीड्स अगर किसान खुद का ग्रो करेगा, मतलब इस बार मेरा ओनियन अच्छा था ना, इसमें से मैंने अच्छे अच्छे ओनियन हार्वेस्टिंग के टाइम में ऐसे निकाल लिए, उसको कट नहीं किया। उसका ये जो पात बोलते हैं, पत्ते बोलते हैं, ये पत्तों के साथ में उसको बांध के ऊपर रख दिया मैंने। अच्छा, और अभी मैंने जो लगाए हुए हैं तो वही फिर कट करके छोटा सा ऊपर से उसको हल्का सा अच्छा छान के फिर लगवा दिए। अभी मेरा सीड घर का ही रहेगा, तो गारंटी है मुझे कि मेरे यहाँ पे जो डोंगले बोलते हैं, गोड छोटा बोलते हैं, छोटा जो आता है। आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, वो नहीं आते, क्योंकि घर का मेरे मुझे पता है ना मेरा कौन सा ओनियन से मैंने सीड तैयार किया हुआ है। मतलब आप तो खुद के अच्छे ओनियंस निकाल निकाल के सॉर्ट करके उसमें से अच्छा बीज तैयार होता है, तो वो अच्छा है। यस और जब शॉर्टेज होता है ना तो बहुत सारे किसान वहीं पे फंस जाते हैं कि किसी भी कंपनी का उठा के डाल देते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। प्लांटेशन हम लोग कैसे करते हैं, और मैंने कई जगह पे देखा है कि आपके यहाँ तो बेड है लेकिन वाफा सिस्टम भी रहते हैं, बराबर। कौन सा बेस्ट है और प्लांटेशन कैसे करते हैं इसके बारे में बताइए। आप कौन से सीजन में कर रहे हो? बारिश के सीजन में अगर आप कर रहे हो तो आप बेड पे ही करना चाहिए, जैसे कि ऐसे दिख रहा है, या फिर रिजेस एंड फरो जिसे बोलते हैं, सरी वरम्बा। हाँ, रिजेस होती है और उसके अंदर फरो। तो जो अगर बारिश का पानी आता भी है तो वो फरो से निकल जाएगा, क्योंकि इसको पानी में डुबो के नहीं रखना है कभी भी। और जब किसी को फ्लड पानी देना होता है तो फिर वो वाफे बना लेता है। अच्छा, ऐसे उठा उठा हुआ है, ऐसे बेड नहीं बनाएंगे? नहीं, वो नीचे रहेगा और बीच में आपका रिजेस रहेगा, पानी रोकने के लिए। पानी रोकने के लिए, उसी में पानी रोकने के लिए। अच्छा, वो एक मेथड है, लेकिन उसमें आपको 15 टन के आसपास यील्ड आता है। अगर यील्ड ज़्यादा लेना है तो आपको एक तो बेड पे या फिर रिजेस एंड फरो पे करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो प्लांटेशन हम लोग कैसे करते हैं एग्जैक्ट? जैसे कि आपकी यहाँ पे ये मेन सब लाइन है, हाँ, यहाँ से इधर का खेत है, यहाँ से ड्रिप इधर गई है इधर और गई है, इधर गई है। इधर गई, बराबर। तो हम लोग जो प्लांटेशन करते हैं तो या एक मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक पूरी लाइन है, ये बिल्कुल, लाइन है, बिल्कुल। तो आपने जैसे लग रहा है कि फिट पट्टी जो होती है वैसे नाम सेंटीमीटर के हिसाब से लगाया है पूरा। हाँ, तो कैसे तो लगाया? ये एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप, प्लांट पॉपुलेशन आपका कितना है पर एकड़ में। तो अगर आपका 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर पे ये प्याज निकलेगा तो आपको 25, 27, 30 टन पर एकड़ तक यील्ड निकलेगा, क्योंकि हर एक प्याज का बनने के लिए एक जगह चाहिए, उतनी जगह अगर उसको मिल जाती है तो आपका यील्ड अच्छा आता है। आपने कितना बताया साइज? 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर पे। मतलब यहाँ पे साइड में जो है साइज यस, ये दोनों में आपका 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये दोनों में आपका 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, तब जाके यील्ड अच्छा आएगा। यील्ड, प्लांट पॉपुलेशन उतना ज्यादा मिलता है ना आपको, तो उतने ज्यादा कांदे ओनियन मिलेंगे, प्याज मिलेंगे। ओके, ठीक है। और ये क्या होता है कि पहले ये ड्रिप को हम फैला देते हैं, ड्रिप बिछा दिया हमने पहले। पूरा का पूरा पानी दे दिया, ओके, गीला कर लिया, फिर वो जो लेबर होती है वो क्या करते हैं, ऐसी लाइन खींच लेती है और ये सीडलिंग ऐसे रख देती है और उसी को मिट्टी पे डाल देती है। इसलिए ये बीज रहता है कि नहीं नहीं नहीं, सीडलिंग्स होते हैं। अच्छा, सीडलिंग्स होते हैं, ऐसे ही सीडलिंग्स हैं, नर्सरी। नर्सरी। ओके, हाँ, तो ये पहले जो है वो नर्सरी में तैयार करके फिर यहाँ पे वो आता कितना है। दिन तैयार होता है ये प्याज? ये जो है 55 दिन से 60 दिन का होना चाहिए नर्सरी में, अच्छा, और फिर वहां से इधर आएगा, अच्छा, फिर 4 महीने लेता है ये। अच्छा। टोटल पकड़ लीजिए ना, 6 महीने का क्रॉप है, नर्सरी के 2 और ये पहले 4। बनाना पड़ेगा, जैसे आपकी वहाँ पे भी कुछ आपने बना रहे, मतलब सीड वगैरह बना रहे हैं? हाँ, वो सीड बना रहे हैं, अलग से वो बन रहा है सीड वो। से नर्सरी में जाएगा, वो नेक्स्ट अच्छा, ईयर के लिए। नर्सरी में जाएगा, नर्सरी से वहीं फिर पे 2 इधर। महीने रहेगा, फिर यहाँ पे 4 महीने रहेगा। तो नर्सरी पे ऐसे ही बनती होगी, वाफा बना के उसमें बीज डाल के उसमें नहीं, grow? वहीं पे प्लांट पॉपुलेशन आपका बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा, 1 एकड़ का अगर आपको बीज डाल के सीडलिंग्स तैयार करना है तो आपको 5 गुंठा एरिया चाहिए।
मतलब 40 गुंठे में लगाने के लिए सीडलिंग्स केवल 5 गुंठे में हो 5 जाते हैं। गुंठा में नर्सरी बन जाती है। यस, और वो बनने के बाद 55 दिन बाद यहाँ पे आती है। यहाँ पे आती है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे खुरपा लेके या कोई चीज लेके Yes, लाइन मारते हैं और लाइन उसमें वो लगाते जाते लगा हैं। दे 10-10 सेंटीमीटर पे एक रखते हैं। तो हम लोग और पहले मतलब खेत को भिगोते हैं क्या? हाँ, पहले भिगोना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है कि अगर ड्राई में आपने लगवा दिया और जल्दी अगर पानी नहीं दिया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये सूख जाएगा, फिर मोर्टेलिटी ज़्यादा आती है और फिर प्लांट पॉपुलेशन आपका कम हो जाता है, फिर यील्ड के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। सब समस्या ही समस्या है, मतलब हाँ, हर तो एक चीज में बहुत ध्यान देना खेती पड़ेगा। अगर अच्छी करनी थी तो करना ही पड़ेगा। इतना यील्ड निकालना है तो हर एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। ये तो बात छोटी सही है। छोटी चीजें होती है लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देती है। जी, ये बात तो सही कही। हाँ। तो जब हम प्लांटेशन करते हैं हाँ। तो उसके बाद हमें रेगुलर मतलब क्या डिजीज पे ध्यान देना है और यहाँ पे स्प्रे हमें क्या करना पड़ता है? नहीं, यील्ड के लिए डिजीज से पहले आपको ध्यान देना है खरपतवार के ऊपर। अच्छा अभी आपको यहाँ पे ज्यादा खरपतवार नहीं दिख रहा है, अभी 60 दिन में थोड़ा बहुत ये दिख रहा है। अच्छा, जैसे कहाँ ना निकालने कहाँ। का काम भी चल रहा है। हाँ, और ये थोड़ा बहुत मेरे जो है टीम वो निकालती रहती धीरे है, धीरे चलता रहता है। चलता रहता है। तो इसके अंदर वीडीसाइड का एप्लीकेशन होता है, लेकिन वीडीसाइड का एप्लीकेशन प्री इमर्जेंस होना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसप्लांटिंग होने से पहले, इसको लगाने से पहले आगे पूरा का पूरा ड्राई मिट्टी पे वीडीसाइड का कौन सा एप्लीकेशन कर weedicide देते रहता हैं। तो उसमें इस साल मैंने स्टाम्प एक्स्ट्रा करके जो है ओके, बीएसएफ ओके। का वो लिया था। अच्छा अच्छा। गोल भी चलता है, जो ऑक्सीफ्लोरोफेन आता है वो भी चलता है। ओके। तो आप प्री इमरजेंस उसको लगवा दीजिए, उसके बाद पानी दे दीजिए और उसको लगवा के छोड़ दीजिए, फिर वो बिल्कुल फिल्म तैयार करता है, खरपतवार आता ही नहीं। थोड़ा बहुत अगर वहाँ पे नहीं गया है तो वहीं पे आएगा तो उसको सिर्फ अप्रूट करना है। इसमें स्पेशल ये बताइए कि डिजीज और हमें स्प्रे, पहले ये क्या करना है, फिर हम फर्टिगेशन पे जाते हैं डिजीज हाँ। और स्प्रे के लिए। अतः शुरुआत में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्प्रे कब करना है। सबको पता है, जो भी 2-3 साल प्याज की खेती करने वाला किसान है उसको पता है कि उसके यहाँ पे डिजीज कब आता है। जब आपके यहाँ पे ओस ज्यादा गिरती है, ड्यू फॉग ड्यू हाँ, ड्यू ड्यू और फॉग ज्यादा आता है, उसके 4 दिन के बाद टिप बर्निंग चालू हो जाती है। यहाँ पे बर्निंग हो जाती है, जलना स्टार्ट होता है, येलो कलर के हो जाते हैं और यहाँ पे पर्पल ब्लॉच आता है। अच्छा। पर्पल कलर का एक ब्लॉच आ जाता है, फिर नीचे वाली जो भी है वो गिरना चालू हो जाता है। डिजीज आने के बाद अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो आपका यील्ड तो घट गया है, फिर क्या होगा, वापस ये नए पत्ते निकालेगा। इसका डेवलपमेंट अगर उसको करना है तो नए पत्ते निकालेगा, तो एनर्जी डाइवर्ट उधर हो जाएगा। मेरी सबको रिक्वेस्ट है कि जिस दिन आपके यहाँ पे ओस गिरेगी, जिस दिन सुबह सुबह खेत में आने के बाद पूरे ये जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर अगर आपको पानी दिखेगा और उसी दिन अगर फॉग है तो आपको सिस्टमिक फंजीसाइड का स्प्रे लेना है। ये ग्रीन रखिए, इस लश ग्रीन दिखना चाहिए प्लॉट, कभी भी जाओ लश ग्रीन, नहीं क्योंकि ग्रीन ही दिख रहा है पूरा का पूरा। हाँ, और आप कार्बनडिज्म है, मैनकोजेब है या कार्बनडिज्म प्लस मैनकोजेब एक साथ में है या नटियो है, ये ऐसे भी स्प्रे आप ले सकते हो, अच्छा काम करते हैं। प्रिवेंटिव बेसिक कम खर्चे वाले स्प्रे लेने हैं। हाँ, और एक है कि डिजीज ज्यादा कब आता है, जब आपके यहाँ पे इंसेक्ट का अटैक सबसे ज्यादा होता है, थ्रिप्स। हाँ। और थ्रिप्स आके क्या करता है, वो उसके जो दांत होते हैं उसी से यहाँ पे लाइन खींच लेता है, जख्म कर देता है, फिर यहाँ से फंगल अटैक अंदर चला जाता है। तो थ्रिप्स आने ही मत दीजिए, पहले उसका निवारण कर हाँ। दें। तो जितने भी नीम है, करंज है या इंसेक्टिसाइड में जाना है आपको, सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड जो है अच्छे काम करते हैं इसके ऊपर, उसी से आप कर लीजिए। और उसके बाद हम अगर प्याज का 25 टन तक यील्ड लेना चाहते हैं या 20 टन तक यील्ड लेना चाहते हैं तो हमें फर्टिगेशन शेड्यूल हमारा कैसे रहना चाहिए? देखिए, अगर आपने बेसल डोज में एनपीके और सिलिकॉन दिया है और नीम केक जो आती है वो अगर 2-3 बैग डाली हुई है, यानी कि जमीन से रोटर जमीन में पहले ही जब अपन ने ट्रांसप्लांटिंग किया था उसी टाइम, तो उसके बाद आपको फर्टिगेशन की जरूरत भी नहीं, इतना कम लगता है इसको खाने के लिए। इतना कम खर्चे लोग। हाँ, मैं नहीं करता, फर्टिगेशन नहीं करता, लेकिन हर एक पानी के साथ में मेरा जो फिल्टर है और मैं गोमूत्र से गोबर से जीवामृत बनाता हूँ, बताया था मुझे। यस, तो वो पूरा बना के पानी के साथ में वो चलता है। सेकंड, मैं आपका पीएसबी है, पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, ट्राइकोडर्मा है, इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देता हूँ। 2 एप्लीकेशन मेरे उनके होते हैं और स्लरी के 2 एप्लीकेशन होते हैं, उसी से ये पूरा का पूरा। देखो, ये मिट्टी के अंदर का है, मिट्टी अगर आपको अच्छी रखेंगे तो आपको ये अच्छा तभी ग्रो होगा। तो जीवामृत से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपकी मिट्टी बिल्कुल भूरी भूरी रहेगी, लूज रहेगी, तो फिर इसकी ग्रोथ आपको अच्छी मिलेगी, रूट डेवलपमेंट आपको बिल्कुल प्रॉपर मिलेगी। ओके, तो इस तरीके से हमें फर्टिगेशन मतलब आप
एकदम नॉर्मल कर रहे हैं, जैसे पीएसबी केएसबी, ये जो दोस्तों बैक्टीरिया होते हैं हाँ। जो जमीन में सुप्त अवस्था में पोटैश रहता है, Yes. उसको हम एक्टिवेट करने का काम करते हैं। एजोडोबैक्टर रहता है यानी कि एन रहता है, उसको बस ये एक्टिवेट करते हैं और उसके जरिए फर्टिगेशन हो रहा है बेसिकली यही। बराबर, जो खर्चा अपन करना डालते हैं उसको ही वो अवेलेबल करके देता है। तो लेकिन अगर किसी को देना है तो मैं बोलता हूँ कि 2 एप्लीकेशन आप 1261 जो होता है 1261 उसके 2 एप्लीकेशन करिए 2.5 kg पर एकड़ के हिसाब से। अच्छा। और लास्ट वाले जो 2 पानी है उसमें 05234 के 2 एप्लीकेशन कर लीजिए। आपको अच्छी ये जो पैच की डेवलपमेंट है ये अच्छी मिलेगी आपको। मुझे एक चीज बताइए कि आप 3 साल से ये प्याज कर रहे हैं, तो पहले साल आपका क्या उत्पादन रहा? हाँ, तो मैं भी सीखा। लॉकडाउन ने बहुत अच्छी तरह से सिखाया। अच्छा। क्योंकि पहले इतना ज़्यादा पूरा ऑल ओवर इंडिया में घूमता था। जब यहाँ पे आया तो मैंने बोला कि नहीं, अभी किसानों के लिए डेमोस्ट्रेट करेंगे। तो पहले 15 टन आया था। अच्छा। तब मैंने ड्रिप नहीं किया था, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली जाके बात करता हूँ, अगर यील्ड लेना है तो पहले ड्रिप कर दीजिए, राइट। ताकि हर एक ओनियन को बढ़िया पानी मिलेगा और वापसा कंडीशन मेंटेन रहेगा। लास्ट ईयर 20 टन निकल लिया। और इस बार और थोड़े से चेंजेस करके प्लांट पॉपुलेशन के ऊपर ध्यान देके खुद का नर्सरी ग्रो कर लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब मैं यहाँ पे लाके डाला ये नर्सरी से, तो जो भी छोटे छोटे सीडलिंग्स थे उसको वहीं पे फेंक दिए। अच्छा। क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने क्रेट में 20 किलो भरा और उसको खाली किया, उसमें से मुझे 2 किलो मतलब 10% बिल्कुल छोटे छोटे थे। तो मैंने गौर किया, फिर जो भी अनार इसके जो भी पैच के अच्छे किसान है उनसे बात किया कि ये कैसे छोटे रह गए। वो बोले जो अपने ट्रांसप्लांटिंग करते समय सीडलिंग था वही छोटा था आपका। मैंने बोला ये तो बहुत सस्ता वाला काम है। एक लेडीज को लगवा दिया, 1 एकड़ का सेपरेट करने का काम सिर्फ उसने 2 दिन में किया। 250 रुपए में 1 दिन का लेती है, 500 रुपए में मेरा काम हो गया, पूरा काम हो गया। 10% मेरा यील्ड उसी से बढ़ गया ना। बहुत बढ़िया, बहुत छोटी एकदम माइनर चीज थी ये। हाँ। जो कि आपने ध्यान देके Yes, उसको yes, क्लियर किया। yes. मुझे ये बताइए कि सबसे मुझे इंटरेस्टिंग जो चीज लगती है जो हार्वेस्टिंग का, तो हार्वेस्टिंग ये कैसे होता है? कुछ नहीं, जब आपका लास्ट पानी 15 दिन नहीं जाना चाहिए, लास्ट 15 दिन में पानी नहीं जाएगा, मिट्टी बिल्कुल लूज रहती है और ये आप सिर्फ उसको खींचना है, बिल्कुल आसानी से निकल आता है। फिर जब आप उसको रखेंगे बेड के ऊपर, तो ये ओनियन इधर के लिप से ढकेगा। मतलब अगर आपको रखना है, हाँ, तो ये अगर मैंने ले लिया, 2 उठा लिए, ये हार्वेस्ट हो गया ऐसे। हाँ, ये हार्वेस्ट हो गया। इसको ऐसे रखने का, ऐसे रखने का, और इधर जो रखेंगे इसकी जो ये पत्ते हैं ये इसके ऊपर आएंगे, मतलब ऐसे जाएगा। अच्छा, तो ये ढका रहेगा। हाँ। और फिर लेबर आके इसको कट करेंगे। कट करते समय 1 इंच का पोर्शन आपको रखना है यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल नजदीक से कट नहीं करना है, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाता है। 1 इंच का पोर्शन यहीं पे रखना ही है, वो बाद में ड्राई हो जाता है। अच्छा। और फिर ये पूरा का पूरा जिसे पोल बोलते हैं, पोल बोलते हैं, लगा के रखते हैं। ये जो बेड है, ये बेड के ऊपर इधर के 10-12 बेड से, इधर से 10-12 बेड से पूरे के पूरे इसके ऊपर लगवा देते हैं। और जो कट किया हुआ इसके पत्ते हैं सूखे, उसी से उसको पूरा ढक देते हैं। सबसे बढ़िया कलर वहीं पे आता है। अच्छा। और ये कम से कम 21 दिन रखना चाहिए आपने। 21 दिन अगर आपने रख दिया और उसके बाद यहीं पे ग्रेडिंग कर लीजिए। निकालते समय अगर खुरपी लगी हुई है, अच्छा, क्वालिटी का, खुरपी का, छोटा वाला है, कुछ ओनियन 2 आते हैं, हाँ, दुबड़ का बोलते हैं उसे, तो उसको आपको वहीं पे निकाल देना है, क्योंकि वो अंदर अगर जाएगा तो सड़ेगा जल्दी। तो ये बाहर निकालना है आपको। तो इस प्रकार से यहीं पे ग्रेडिंग कर लीजिए। फिर मेरा ऐसे खोलने वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, उसे में मैं चाल बोलते हैं, चाल बोलते हैं, उस पे आएंगे। हाँ। लेकिन उसके पहले की क्या है कि हमने हार्वेस्टिंग कर दिया, इसको निकाल दिया, लेकिन 12 महीना तो मार्केट हमारा इतना अच्छा नहीं रहता प्याज का। बराबर है। तो आपका एक मार्केटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? और चाल जिसको बहुत इस्तेमाल किया जाता है नासिक में, अहमदनगर में, या आपके जहाँ पे एरिया में, बहुत सारे एरिया में, हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। जब आप निकालते हो उस टाइम आपका 10-11 रुपए रेट चलता है, लेकिन हमेशा हर साल आप देख लीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में एक टाइम आता है जहाँ पे 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए हो जाता है। तो हमने ऐसा फिक्स कर लेने का कि अरे यार, जब 30 रुपए हो जाएगा, मेरा 30 रुपए का है, 30 रुपए हो जाएगा तो मैं बेच दूंगा, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट 6 रुपए है। 6 रुपए से मुझे अगर 30 रुपए मिलते हैं तो अच्छा मुनाफा है। ये इतना, मतलब आप बोल रहे कि लास्ट ईयर आपका 20 टन
ओनियन निकला, ये प्याज हाँ, निकला, हाँ। इसका अगर हम 30 रुपए से बेचे तो 6 लाख रुपए हुआ 6 हमारा लाख एक रुपए एकड़ हुआ, में। हाँ। और आपने खर्चा कितना बताया? मेरा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ड्रिप वगैरह सब पकड़ लिया तो 1 लाख 10 हज़ार रुपए के आसपास खर्चा होता है। मतलब सही है, 5 टाइम हो रहा है, 1 रुपए लगा के 5 रुपए फिर भी हो रहे हैं। हाँ, हाँ। खर्चे के हिसाब से तो बढ़िया क्रॉप है, बिल्कुल। लेकिन रेट मिलना चाहिए। यस। रेट का काफ़ी इशू रहता है मार्केट का, ये मैंने देखा है कि कई दफ़ा की इम्पोर्ट हो जाता है, एक्सपोर्ट कुछ बंद हो जाता जब है। अपने यहाँ पे कम होती है ना क्वांटिटी, तब गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है, क्योंकि हर एक घर में जाता है और इसके रेट बढ़ गए तो फिर सरकार भी कभी कभी गिर जाती है। तो इसीलिए इसको कोई ज़्यादा हाथ नहीं लगाता, अरे जल्दी इंपोर्ट कर लीजिए, मार्केट में प्याज होना चाहिए। तो जो शॉर्टेज पता हो जाता है ना, अब देखो हर साल प्याज करने वाला किसान है ना, इधर उधर बातें करता रहता है, उसको पता होता है कि अभी कम होने वाला है या बढ़ने वाला है, बेच देने का उसी टाइम। और स्टोरेज उसी लिए तो करते हैं ना। स्टोरेज कब का प्याज स्टोरेज कर सकते हैं? ये सिर्फ अभी रबी का जो ये अपना अभी का प्लांटेशन है, यही स्टोरेज कर सकते हो। जो खरीफ का और रांगड़ा जिसे बोलते हैं अपन, वो नहीं कर सकते। वो सीधा मार्केट में बेचना वो पड़ेगा। सीधा मार्केट में जो मार्केट स्प्राउटिंग आ रहेगा वो जाता है। बेचेंगे। यस, उसको अगर स्प्राउटिंग आ जाता है। 10 रुपए भी रहा, 20 टन निकला तो 2 लाख रुपए निकल जाएंगे। 1 लाख रुपए खर्चा, तो 1 लाख रुपए तो बच ही जाएगा। हाँ, हाँ। और उत्पादन जब 20 टन निकलेगा तब जाके। नहीं, लेकिन उसमें आपको 20 टन नहीं निकलता। अच्छा, ये भी बात है। हाँ, वो 10 टन 8 टन इतना ही निकलता है, लेकिन शॉर्टेज में आता है तो उस टाइम पैसे मिल जाते हैं। कम समय में आता है तो खर्चा भी कम होता होगा हाँ, वहाँ पे। हाँ, खर्चा, लेकिन फंजीसाइड के स्प्रे उसमें ज्यादा होते हैं, क्योंकि मतलब बारिश के सीजन में वो होता है। टाइम पे रिस्क भी है, रिस्क है। लॉस भी हो सकता है। हाँ, सच हाँ। कहो तो। क्योंकि ये जो अभी स्टोरेज किया हुआ है ना, वो खत्म होने के बाद वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो तुरंत आ जाता है। तो फिर वहाँ पे रेट किसानों को कभी कभी 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए किलो भी जाता है वो। मतलब अभी का प्याज हम इसको जो है चाड़ में रखेंगे, जो 5 बाय 25 की रहती है, 20 की रहती है, बराबर। इसमें 10 टन 20 टन 30 टन माल रख सकते हैं। यस। और वो मई से लेके जून जुलाई अगस्त तक रहता है उसमें। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अक्टूबर तक रखता हूँ। अक्टूबर तक रखते हैं। हाँ। उसमें सड़ता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये बनाया हुआ ऐसा है, 4 फीट उसकी विड्थ है, लंबाई 20 फीट है। ओके, और नीचे से 1.5 फीट है, मतलब नीचे से भी हवा लग रही है और सब दूर बाजू से हवा लग रही है। और होता क्या है कि जब रेनी सीजन होता है ना, तब जो ओस है ना, वो ओस अंदर आ जाती है। तो मैंने क्या किया है, जो बारदाना बोलते हैं अपन गनी बैग का, वो बाजू में लगा देता हूँ। तो जो भी मॉइस्ट एयर अंदर आ जाती है ना, तो वो पानी वहीं पे पकड़ लेती है और ड्राई एयर अंदर बोरी सोख लेती है। बहुत बढ़िया। प्लास्टिक का भी नहीं इस्तेमाल करना, प्लास्टिक इस्तेमाल करोगे तो अंदर आपको बिल्कुल ह्यूमिड क्लाइमेट बनेगा और आपका हो जाएगी प्याज। हाँ, वैसे भी एकदम सड़ेगा, सड़ जाएगा। सड़ेगा। बात कह रही तो है। ये लगाएंगे तो वो जो अंदर आपका ह्यूमिडिटी आने ही नहीं देता, वही सोख लेता है। तो आप प्याज कहाँ लेके जाते हैं और मार्केट व्यवस्था कैसी रहती है वहाँ पे? नहीं, अपने यहाँ पे जो राहता मंडी है, मैंने आज तक तो राहता मंडी में ही बेचा है। और बैग होती है 60 किलो की 55 किलो की बैग होती है एक, उसमें ग्रेडिंग करके 2 ग्रेड करते हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, और वो मार्केट में लेके जाते हैं। वो एक बैग खोलते हैं, वहीं पे रेट फिक्स कर देते हैं और फिर जो है वो रेट से चला जाता है। तो ओवरऑल मुझे ये बताइए, प्याज की खेती फायदेमंद है? बिल्कुल फायदेमंद है। फायदेमंद है? हाँ, सच्ची में? हाँ 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 हाँ। चलिए बढ़िया। तो लेकिन यील्ड आना चाहिए। हाँ। और नेचर ने आपको साथ देना चाहिए, ओले वगैरह जो है या फॉग ज्यादा नहीं आना चाहिए, डिजीज ज्यादा नहीं आना चाहिए, यही है। कुल मिला के तो हम मतलब डिपेंड हो गए थोड़ा सा इस नेचर के, देखो खेती करते हो तो नेचर के ऊपर तो डिपेंडेंसी रहेगी ही आपकी। हाँ, फ्यूचर के हिसाब से आपको प्याज के बारे में क्या लगता है? आपका 3-4 साल का अनुभव हो चुका है इसमें, उसके पहले भी आप बहुत घूमते हैं, क्या स्कोप है? देखो संतोष जी, अगर कोई किसान है तो उसको एक क्रॉप के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हाँ। उसको मोनो क्रॉपिंग करना बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है। अगर मैंने अनार की खेती अगर कर लिया, बहुत मैं ज्ञानी हूँ अनार में, ऐसा अगर मैं समझता हूँ, नेचर आपके हाथ में नहीं है। हार्वेस्टिंग की स्टेज, ओले गिर गए, क्या करोगे? कुछ नहीं कर। इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा, 2-2 2.5 लाख रुपए 1 एकड़ का सिर्फ खर्चा चला जाता है। तो आपको मल्टी क्रॉपिंग में जाना ही चाहिए। अगर आपके पास 5 एकड़ है तो 5 एकड़ में मिनिमम 3 क्रॉप ले लीजिए आप। और जो 100% आपके एरिया के जो भी किसान जिस एरिया में, वहां पे जो क्रॉप सबसे बढ़िया होता है वो तो उसने करना ही चाहिए 30% में। वो करना भी चाहिए, बाकी का भी करना है। दोस्तों ये चीज नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, क्योंकि एक क्रॉप पे हमेशा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अलग अलग क्रॉप्स आपको हमेशा रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने एरिया में जो सबसे बढ़िया खेती होती है वो 30% रखना ही है एक, क्योंकि वो क्लाइमेटिक कंडीशन उसके लिए सूट है, मिट्टी पानी सूट है, तो उसमें आपको ज्यादा यील्ड आएगा। अगर आपके एरिया में कभी प्याज नहीं होता और आप बोलेंगे कि मैं 10 एकड़ प्याज करूंगा, नहीं चलेगा।
और किसानों को मैं बोलता हूँ कि खेती अगर करनी है ना, तो ऐसे नहीं कि मुझे 1 एकड़ से 10 लाख रुपए मिलेंगे, 15 लाख मिलेंगे। वो कभी कभी मैं बोलता हूँ अपना लक होता है, जो लॉटरी लग जाती है। फ्लक्चुएट भी हो सकता है। हाँ, अगर आपको बढ़िया क्वालिटी के प्याज अगर पैदा करना है तो बढ़िया क्वालिटी का सीड आपके पास होना चाहिए। इसके अंदर सीड आ जाता है, अभी ये पूरा मैच्योर्ड नहीं हुआ है, इसके अंदर अभी जस्ट सीड लग रहे हैं, ये है अंदर सीड लग रहे हैं इसके अंदर। तो आपने ये प्लॉट इधर डेवलप किया है? यस, मेरे घर का ही जो प्याज होता है उसी को ही मैं लगाता हूँ, उसी से ही सीड बनाता हूँ, उसी से ही नर्सरी बनाता हूँ और उसी फिर से वो ही लगता है। ट्रांसप्लांटिंग होती है। तो गारंटी है मुझे कि मेरा किस क्वालिटी का आ जाएगा। कभी कभी जब शॉर्टेज होता है ना, तो बहुत सारे किसानों के साथ धोखाधड़ी भी होती है मार्केट में कि कोई भी कुछ भी भर के बेच देता है, फिर क्वालिटी नहीं आती है। तो ये अपना चाहिए। और इसमें अगर आपको ज़्यादा यील्ड लेना है सीड का, तो हनी भी सबसे इम्पोर्टेंट है। मधुमक्खी, मधुमक्खी अगर नहीं रहेगी तो पॉलिनेशन नहीं होता है। मधुमक्खी आनी चाहिए इस पे। इसके ऊपर मधुमक्खी चाहिए, सुबह सुबह बहुत सारी मधुमक्खी इसके ऊपर होती है, तो ही पॉलिनेशन होता है और सीड अपने बन जाते हैं। ओह, अच्छा, ये इस तरीके से यहाँ पे सीड आप बनाते हैं, उधर हाँ। चाड़ आपका जो सेक्शन है यस, उधर चाड़ हमने उसके अंदर जाके स्टोर करते हैं। उधर स्टोर करते हाँ। हैं। तो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज हमने यहाँ पे देखा कि प्याज के ऊपर A to Z हमने बीटी गोरे सर जी के साथ पूरी जानकारी यहाँ पे लेने की कोशिश की। लेकिन आपको लगता है कि कुछ और जानकारी, मतलब और कुछ रह गया हो, तो कमेंट सेक्शन आप मुझे जरूर कीजिएगा, कमेंट में पूछिएगा। आगे चल के हम सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे कि प्याज के ऊपर एक एक। इसके अलावा जो है सर, काफ़ी सारे, जैसे कि गेहूं हुआ, उसके बाद अनार में इंटरक्रॉपिंग हुआ, अलग अलग फसलें बहुत सारे ले रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो है कई सारे किसानों को, हज़ारों किसानों को जो है ट्रेनिंग देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, उनको बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। बहुत ही बढ़िया, बेस्ट लक सर आपको जो है आगे Thank चल you. के फ्यूचर में भी। और जो आप Thank you. काम कर रहे हैं वाकई में लाजवाब है, थैंक यू। अप्रतिम, बहुत ही बढ़िया है। और सर का जो चैनल लिंक है वो जो है मैं नीचे डाल दे रहा हूँ, चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टाइम भी मिलेंगे। पहले तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दिल खोल के, और करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है। धन्यवाद।